दोस्तों, हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मेरा ये मेडन अपीयरेंस है। यद्यपि मैं आपको 25 साल से सदैव संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेडन अपीयरेंस है आज, क्योंकि जून में मैं बाहर था, इसलिए यहाँ पर तो पहली बार से मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। जैसा कि हमेशा करते हैं, पहले हिंदी में और फिर बाद में इंग्लिश में, तो आप शांत रहें, उसके बाद प्रश्नोत्तर देखेंगे। दोस्तों, आम तौर पे मैं उस विषय में जिसमें मैं खुद अपनी प्रोफेशनल हैसियत में पेश हुआ हूँ, ब्रीफ नहीं करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये मामला लंबित है, बिहार SIR वाला, और इसमें लीड काउंसिल मैं हूँ, इसलिए मैं ब्रीफ आम तौर पे नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, जिस प्रकार से बरगलाया जा रहा है, जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है इस आंतरिक आदेश के विषय में, इसलिए मैंने समझा कि मैं बहुत संयम से और बहुत संकीर्ण तरीके से आपको दो चीज़ करना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सोच क्या थी, दलील क्या थी, उसके पीछे कारण क्या था, यानी कॉन्सेप्ट। और दूसरा बताना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ये आदेश है, इसका क्या अभिप्राय है, क्या परिणाम है, और इससे जो बाकी दुष्प्रभाव वगैरह जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, बरगलाने की प्रक्रियाएं, भ्रमित करने की प्रक्रियाएं, उन पे रोकथाम लगे। इस उद्देश्य से मैं आपके सामने आज आया हूँ। इसीलिए मैं जो कहूँगा वो संयम और सीमित रूप से कहूँगा, क्योंकि ये मामला लंबित है और अगली तारीख 28 जुलाई जैसा आप और हम सब जानते हैं। मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य था कि मैं एक प्रकार से पूरे इंडिया अलायंस की तरफ से पेश हुआ था। ये इंडिया अलायंस की भी जीत है, कांग्रेस की जीत है आंतरिक रूप से, क्योंकि जो एक याचिका है उसमें कांग्रेस, CPM, CPI, DMK, सपा, शिवसेना उद्धव जी वाली, JMM और CPI-ML सभी शामिल हैं। तो ये संयुक्त याचिका थी। इसके अतिरिक्त मैं दो और याचिकाओं में पेश हुआ, TMC की महुआ मित्रा जी की याचिका में और PUCL की याचिका में, यानी 3 याचिकाओं में और लगभग 10-11 पार्टीज के लिए। तो अब आज क्या मुद्दे हैं बता, पहले क्या मुद्दे थे मूल रूप से उच्चतम न्यायालय में, केस समझना आवश्यक है आपके श्रोताओं, आपके दर्शकों और आपके जरिए। पहला हमारा जो बिंदु था, इसमें 2 ब्रॉड बिंदु थे। एक तो बिंदु था अधिकार क्षेत्र का, कानून के अभाव का, कानूनी उल्लंघन का, किस प्रकार से आपके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है ये करने का, किस प्रकार से आपने कानून का उल्लंघन किया है। और दूसरा बिंदु था कि अगर मान भी लिया जाए कि आपके पास कुछ अधिकार क्षेत्र है, कुछ पावर हैं, तो किस प्रकार से आपने उसका दुरुपयोग किया है, या जो प्रक्रिया की है वो सही नहीं है। ये 2 हमारे ब्रॉड बिंदु थे। तो जहाँ तक पहले का सवाल है, हमारे ये 3-4 कानूनी बिंदु थे जिसको मैं समझाना चाहता हूँ आपको। पहला, कि पहली बार ऐसा हुआ है, बड़ा विचित्र बात है और हमारे मानना है कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्या है सही, क्या गलत है, वो उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगा बाद में, अभी मामला लंबित है। लेकिन पहला बिंदु ये है कि 2003 के इलेक्टोरल रोल पे समझ लीजिए 100 लोग हैं, आप 100 के 100 लोग 2003 में हैं, और 2003 जिसको अब 25 से 22 वर्ष हो गए, उसके बाद लगभग मान लीजिए 100 लोग और या 200 लोग और उसमें जुड़े हैं उस लोग। तो इस प्रशासनिक आदेश द्वारा चुनाव आयोग के ये कहा गया है कि 2003 वाले लोगों को हम नहीं देखेंगे, नहीं छुएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया जो अब चल रही है उसके अंतर्गत हम हर उस 2003 के बाद वाले व्यक्ति को एक संदिग्ध कैटेगरी में डाल देंगे। संदिग्ध कटघरे में प्राथमिक रूप से उसको ये बताना पड़ेगा हमें कि कैसे वो नागरिक है, कैसे उसका लोकस है, नहीं तो उसको हटा देंगे हम। यद्यपि वो हमारे इलेक्टोरल रोल में पिछले 22 साल से है, पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, पिछले 2 साल से है, 2003 के बाद। और जो जिम्मेवारी है ये सिद्ध करने की, ये चुनाव आयोग की नहीं है। कोई कंप्लेनेंट आप जैसा जाके बोले कि साहब ये आदमी नहीं है सिटीजन, उसकी नहीं है।
उल्टा ये जो संदिग्ध कैटेगरी है 2003 के बाद वाले लोगों की, उनको अपने आप जिम्मेवारी, ओनस को उल्टा कर दिया है, बर्डन को उल्टा कर दिया है कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा किस प्रकार से आपके पास इनमें से दस्तावेज हैं कि नहीं। ये प्रथम बिंदु है कि इस प्रकार से आप पुराने जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, ये ध्यान रखना ज़रूरी, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो याचक हैं, अर्जी देते हैं नए वोटर बनने के लिए। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो याचक हैं, अर्जी देते हैं नए नागरिक बनने के लिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो इलेक्टोरल रोल में 2003 से बैठे हैं, कोई 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। और दूसरा बिंदु इससे संबंधित कि आप जो 2003 के बाद के हैं लोग, वो सिर्फ 3 कैटेगरी में हम बांट रहे हैं। उनका समय सीमा दिए, मैं आपको डिटेल से बोर नहीं करूंगा। और 3 कैटेगरी में आपको ये दस्तावेज देने से ही सिर्फ आप अपने आप को ये टेस्ट को आप सफल हो सकते हैं। टेस्ट के अंदर क्या है वो 3 समय सीमा। समय सीमा 1 में अगर आप पढ़ते हैं 2003 के बाद वाले लोग, तो उसमें आपको अपने खुद का जन्म दिवस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, यानी मेरे को अपना। अगर आप दूसरी समय सीमा में पढ़ते हैं तो मेरे को अपना या मेरे माता या मेरे पिता, दोनों में से एक का। और तीसरे में मुझे अपना, मेरे माता का और मेरे पिता का, तीनों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप ये सिद्ध नहीं करते हैं तो फिर आप उस 2003 की बाद वाली इलेक्टोरल रोल जो प्रकाशित हो चुकी इतने वर्षों, उसमें नहीं रह सकते। मैंने मजाक में कहा, जजेस को भी मैंने कहा कि साहब ये बहुत संदेह की बात है कि दिल्ली में कौन से ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जो अपना खुद का बर्थ सर्टिफिकेट ला सकें। अपने माता या पिता की बात तो दूर है, मैं अपना सर्टिफिकेट आसानी से, कि मुझे पूर्व सूचना नहीं हो कई महीनों की, तो नहीं दे सकता बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये था मूल मुद्दा, जो एक संदिग्ध कैटेगरी बनाना, एक जिम्मेवारी उल्टा करना, बर्डन ऑफ बदलना। तीसरा था कि ये सब किया गया एक प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा, कानून में कोई बदलाव नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है जो मूल ढांचा जो कानून का है इस विषय पे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन नहीं है, एक प्रशासनिक आदेश है, एक प्रेस नोट है। और ये अधिकार क्षेत्र, जो तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से एक तरफ देखता है, एक कसौटी को देखता है, नागरिकता। तो बड़ा सरल आंसर है, नागरिकता की कसौटी को देखने का अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग में नहीं है। नागरिकता हो या न हो, या जो एक स्थापित वोटर लिस्ट में व्यक्ति है उसकी नागरिकता के कारण हटाया जाए कि नहीं, वो किसी और ट्राइब्यूनल को, कभी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल होगा, कभी एमईए होगा, कभी सरकारी एक प्रक्रिया होगी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, वो एक अलग एक्ट है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पिछले 75 साल में कभी ये नहीं कहा गया कि हम आपके दस्तावेज देखेंगे एक मूल उद्देश्य के साथ कि नागरिकता आपकी कहाँ है। तो नागरिकता का अधिकार क्षेत्र भी आपके आसपास नहीं आता चुनाव आयोग के। ये तीसरा अहम मुद्दा हमने उठाया है। मैं किसी मुद्दे के मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने क्या मुद्दे उठाए, उनमें निर्णय क्या होगा वो उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, मेरा नहीं, आपका नहीं। चौथा, हमने कहा कि एक बहुत पुराना निर्णय है उच्चतम न्यायालय का ही, उसका नाम है लाल बाबू हुसैन, जिसने कहा है कि नागरिकता के विषय में, और जो ये कैटेगराइजेशन है 2 तरह का, एक तो वोटर जो लिस्ट में आना चाहता है पहली बार, और दूसरा वोटर जो लिस्ट में बैठा है ऑलरेडी कई वर्षों से। ये 2 अलग कैटेगरी हैं। जहाँ तक दूसरे कैटेगरी, उच्चतम न्यायालय कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जहाँ तक दूसरे कैटेगरी का सवाल है, आप उसको हटा नहीं सकते जब तक कि एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया न हो। न्यायिक प्रक्रिया मतलब होता है कि ये महिला मेरे विरुद्ध एक ऑब्जेक्शन करेंगी, मैं उस ऑब्जेक्शन का जवाब दूंगा, एक निष्पक्ष तीसरा जज उसका निर्णय करेगा, और उस निर्णय के बाद मैं हटूंगा। आज चुनाव आयोग प्रशासनिक एक सूचना द्वारा ये कर रहा है, वो भी कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, बहुत अल्प समय में। 5वां बिंदु था हमारा कि ये जो संदिग्ध कैटेगरी मैंने बोली, ये लगभग 4.9 यानी 5 करोड़ की कैटेगरी है। 5 करोड़। भारत का सबसे ज़्यादा वोटर वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके बाद नंबर 2 पे आता है बिहार। टोटल लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं, उसमें से 5 करोड़ इस संदिग्ध कैटेगरी में आ गए।
फिगर बदलता रहता है, 4.9 4.4 से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसमें से आप 2 करोड़ को भी निष्कासित कर देते हैं, डिसएनफ्रेंचाइज कर देते हैं, वोट बंदी कर देते हैं, तो चुनाव कैसा? चुनाव का सबसे अहम एक पुराना सिद्धांत है हमारे कानून का कि LPF, लेवल प्लेइंग फील्ड, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लेवल प्लेइंग फील्ड आधार है चुनाव का, वोटर का, और चुनाव और वोटर और लेवल प्लेइंग फील्ड आधार है गणतंत्र लोकतंत्र का, और लोकतंत्र गणतंत्र आधार है बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल ढांचे का। इसका मतलब है कि अगर मैं संविधान संशोधन द्वारा भी कहूं कि लोकतंत्र में ये नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है या 1 पर्सन 1 वोट नहीं आवश्यक है, तो वो मूल ढांचे का संविधान संशोधन अपने आप में असंवैधानिक होगा, क्योंकि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही एक विशेष स्पेशल अजीबोगरीब प्रसंग था। छठा हमने जो बिंदु किया बड़ा रोचक है और बड़ा दयनीय है। क्या है वो? आप और हम पिछले 15 वर्ष से अगर छींकते हैं तो भी हमको आधार दिखाना पड़ता है। आधार हमारा आधार है। रेलवे स्टेशन से दुकान, अस्पताल से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से हवाई जहाज, कहीं जाइए पहली चीज़ है आधार कार्ड। और मैं उसकी बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्थापित एक प्रक्रिया है। नंबर 2, उससे भी ज़्यादा विचित्र विडंबना, इस आधार को, क्योंकि जब ये आधार आया था तब चुनाव आयोग का कानून कई वर्षों में चल रहा था, उस कानून में इसका जिक्र नहीं था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को हाल में कुछ वर्ष पहले अमेंड किया गया, संशोधित किया गया, अगर जिसको इंटरेस्ट है वो अनुच्छेद 23(4) के अंतर्गत, और आधार को उसमें पूरी तरह से स्थापित किया गया एक्ट के अंदर संशोधन द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। तो यानी आधार का लोकस है। इसके अलावा चुनाव आयोग जो खुद कार्ड इशू करता है, जो आपके पास भी मेरे पास भी, इसको इलेक्शन कमीशन कार्ड कहते हैं, कुछ लोग उसको EPIC कार्ड कहते हैं। वो किसका कार्ड है? चुनाव आयोग का कार्ड है। वो उसको कहते हैं वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तीसरा खैर एक हम सब जानते हैं, राशन कार्ड, खासतौर से बिहार जैसे इलाके में। अब मजे की बात यह है कि तीनों, उसके अलावा बहुत सारे और कार्ड हैं, तीनों के बावजूद चुनाव आयोग तीनों को निरस्त कर सकता है, इग्नोर कर सकता है इस आदेश के पहले। यानी आप तीनों लेके जाएं या उनमें से 2 लेके जाएं तो कह सकता है कि ये पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, आप जाके वो लेके आओ, बर्थ सर्टिफिकेट खुद का या खुद का माता पिता के साथ, और या दोनों तीनों के साथ। तो ये बड़ी एक अजीब बात है कि जहाँ सबका देश का आधार बना रहा है सहारा, वहाँ EC ने उसका कर दिया है किनारा। इसका तो कोई समझ नहीं आया। मैंने कहा था कि इंडिया लिव्स ऑन आधार फ्रॉम रैशंस टू रेल, बट फॉर इलेक्शंस इट इज सडनली बिकम अ फेरी टेल। ये चुनाव आयोग ने एक प्रशासनिक आदेश द्वारा, और उसके अलावा जो फॉर्म है स्टैच्यूट के अंदर, कानून के अंदर, एक्ट के अंदर, जिसको ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता हूँ, फॉर्म 4, फॉर्म 6, फॉर्म 8, कोई भी बदला नहीं गया है, वैसा वैसा पुराना है। एक प्रशासनिक आदेश द्वारा कहा है कि आप हमको ये दस्तावेज दिखाओ। फिर हमने बात की लॉजिस्टिक्स की, क्या किस प्रकार से इसको आप कार्यान्वित कर सकते हैं, ज़मीनी सच की। 25 तारीख थी जुलाई की इस आदेश के अंतर्गत। ये तो हमारी याचिका दर्ज करने के बाद इसकी तारीख 4 अगस्त बनाई गई, और 4 अगस्त में भी कुछ फाइल नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म फाइल करना है, उसके साथ कोई दस्तावेज नहीं देने। ये संशोधन किया है। तो एक्चुअली इस प्रक्रिया इतनी बड़ी 4.5 करोड़ के लोगों की संख्या को लगभग 2-2.5 महीने में असिस्ट करना ऐसे कार्ड लेने के लिए एक असंभव प्रक्रिया है, एकदम असंभव है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, और कितने भी सैकड़ों लोग आप लगाएंगे, उसमें अगर एरर मार्जिन कितना भी हुआ, 2 करोड़ का भी हुआ, तो आप बहुत बड़ा हनन कर रहे हैं लोकतंत्र और गणतंत्र का। हमने एक और बात कही जो बहुत विचित्रता है इसके बारे में। वैसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ IR लिखा है एक्ट में, और बाकी होता है एक समरी IR। तो या तो होता है IR या समरी IR। इसके 2 बड़े विचित्र बात है। पहली बात कि 2003 में आपने किया था,
2003 के बाद 10 चुनाव हो गए बिहार में, 5 लोकसभा 5 असेंबली। 10 चुनाव में आपको कोई आपत्ति नहीं थी बिना SIR के। आपको करना भी इस बार है तो दिसंबर में करिए, चुनाव के बाद। आपने चुनाव से लिंक क्यों किया इसको? 2 महीने जब बचे हैं चुनाव में, 3 महीने बचे, तब क्यों लिंक किया? अगर 10 चुनाव हो गए बिहार में तो आप 2 महीने बाद इसको विस्तृत रूप से करते चुनाव के बाद। किस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं? दूसरा, जो 2003 में आपने किया तो चुनाव असेंबली के 2 वर्ष दूर थे, 2005 में हुए थे। आपने 2003 में प्रक्रिया की। 2003 में आपने प्रक्रिया की तो 2000 लोकसभा के चुनाव 2004 में 12 महीने दूर थे। इस बार आपने जून के अंत में घोषणा की और अंत करने का इरादा था अगस्त में, अब आपने बढ़ा के 1-2 महीने बढ़ा दिया है। तो ये किस प्रकार का मजाक है? और अगर 10 चुनाव हो सकते हैं इस आधार पे तो एक और चुनाव होने दीजिए, उसके बाद करते अच्छी रूप से। आखिर ये पूरा खेल है विश्वसनीयता का ना। आज आपकी विश्वसनीयता कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बाद और चीज़ों के बाद और डिस्क्लोज नहीं करने के बाद और आरोप प्रत्यारोप के बाद, तो विश्वसनीयता अगर आप बढ़ाएंगे तो इसमें अच्छा आप ही का होगा। और इसके अलावा हमने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया इस रफ्तार से चल रही है, जबकि पूरा देश और चुनाव आयोग सब देश से पहले जानता है कि बाढ़ और माइग्रेशन अपना श्रमदान देने के लिए सबसे पीक में होता है जुलाई अगस्त में। आप जानते हैं जुलाई अगस्त में पंजाब और हरियाणा या और भी जगह देख लीजिए तो रोपने का टाइम है। बिहार के सबसे ज़्यादा लोग उस वक्त रोपने के लिए जाते हैं। जिन इलाकों में, उत्तर बिहार में या और इलाकों में बाढ़ आती है, वहाँ पर आप अपने उसी स्थान पर जाएं जहाँ आपका घर खड़ा था, आपके घर को पहचान नहीं सकते। तो ये बेचारे व्यक्ति, और सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इसका पड़ता है श्रमजीवियों पे, मजदूरों पे, अल्पसंख्यकों पे, पिछड़े नहीं, पिछड़ों में सबसे ज़्यादा पिछड़ों पे, गरीब पे। वो बेचारा अपने परिवार को बचाएगा, अपने आप को बचाएगा, अपनी आजीविका करेगा या भागता फिरेगा पागलों जैसे इन दस्तावेजों के लिए? ये और कई मुद्दे हमने किए। तो अब मैं अपने अंत में आता हूँ, क्यों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया मैंने। इसके बावजूद जो भ्रम फैलाया गया, इसको सुनकर यह आदेश उच्चतम न्यायालय ने अभी जब मैं पेश हुआ कि पास किया है। अब यह आदेश काले सफ़ेद में है, अंग्रेज़ी में है, ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ। तो इसमें इस प्रकार की भ्रम कैसे फैलाया जा सकता है, इसके बिंदु मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं और इसका क्या महत्व है, क्या उपलब्धियां हैं इंडिया अलायंस की, वो बता दूं, फिर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पहला जो वाक्य है, पहला लाइन है इस आदेश की, उसमें लिखा है इट्स अ सिग्निफिकेंट इशू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड। दूसरा कि अब आप ही निर्णय करिए कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो ऑर्डर में लिखा है वो सही है। दूसरा कि हम समझते हैं कि सभी ग्राउंड्स आपके, सभी याचिकाएं, सभी आपके बिंदु खुले हैं। हम 28 को लगा रहे हैं, जब तक कुछ नहीं हुआ होगा। 28 तक चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्रक्रिया जारी है। 28 अब से 2 हफ्ते से कम है समय, या 2 हफ्ते है, 2 हफ्ते है। तीसरा, सभी हमारे दलीलें उसके बाद और उस दिन खुली हैं, किसी को बंद नहीं किया, निरस्त नहीं किया। चौथा, जो चुनाव आयोग का बड़ा स्पष्ट स्टैंड था कि आधार अपने आप में या किसी के साथ पर्याप्त नहीं है, उनका कि नहीं, ये 3 दस्तावेज आप कंसिडर करेंगे, वर्ड लिखा है कंसिडर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कल अगर आप जाती हैं इन 3 दस्तावेजों के साथ, और मैं चुनाव आयोग में कहता हूं कि 3 दस्तावेज हैं, बहुत अच्छी बात है, आप घर जाइए, हमको वो चौथा वाला चाहिए, तो वो संभव नहीं है। ये नहीं है कि ये बाध्य है दस्तावेज आधार। अगर ये दिखा सकें आप कि भाई आधार कोई दिखा देगी ये आधार फर्जी है, फोर्ज्ड है, इस आदमी का हो ही नहीं सकता, इसका जन्म यहाँ दिखा रहे हैं 10 तारीख को, जन्म उसका कभी हुआ ही नहीं था, तब तो ठीक है, आधार नहीं चलेगा। लेकिन अगर वैसी चीज़ नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि पर से आधार बाहर है, अपने आप में आधार बाहर है। और यही चीज़ लागू होगी आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड पे, यही चीज़ लागू होगी आपके राशन कार्ड पे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आगे अग्रणी पंक्ति की बात है। और इसके बाद सब दलीलों को सुना जाएगा
और फिर रिकॉर्ड किया मेरा खुद का सबमिशन कि अगर अब से 28 तारीख तक की बात है ये, और 28 तारीख तक उनको सब सूचियों को देखना है, तो हम इस वक्त अपना आंतरिक जो हमारे बहुत और सारे आदेश हैं उनको प्रेस नहीं करते। ये मैंने रिकॉर्ड करवाया है। हमारे सब आंतरिक खुले हैं। हम तो ये भी कहने वाले हैं कि इसको निरस्त करना चाहिए, इसको अधिकार क्षेत्र नहीं, कानून रूप से गलत है, लेकिन उसका सब समय आएगा 28 और अगस्त के बीच में, 28 जुलाई और अगस्त के बीच में। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक आदेश है। आंतरिक आदेश में मेन मामला लंबित है, सब जुडिस है। इस पर गलत अटकलें लगाना सही नहीं है, और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि इसको सही संदर्भ में आपके समक्ष रखना। इफ़ यू वांट आई कैन टेक एन इंग्लिश वन, या इज इट नेसेसरी वेरी ब्रीफली ले लें एक बार? ब्रीफली इंग्लिश कर लेते हैं, रेपिटेटिव हो। Normally friends, I do not take a briefing on a sub judice pending matter, but it is necessary to do so this time very briefly and within limits, because an extraordinary amount of misinformation, distortion and disinformation is being spread about a very simple interim order passed by the Supreme Court in its last hearing on the SIR Bihar issue on 10th of July 2025. I will therefore deal with the attempt to distort it, and tell you first and foremost what is our rationale, what was our principal conceptual argument, only to put the argument, not its merits. It may be rejected against me, it may be allowed in my favor, that is for the court to decide. I am only giving you a summary, synoptic, thumbnail sketch about the various points we are raising. Second, we are telling you about the distortions and the misinformation, as I said. And thirdly, and more importantly, we are also making it clear that the submissions and the arguments were on two levels: per se lack of jurisdiction and law and authority, and secondly, the operational reality, the logistics, how you can do it, the misuse of power, assuming you have power, although we say you have no power at all in law. Before I tell you also the synoptic summary, let me add that I had the privilege of representing 10 parties in 3 petitions. One petition comprised a holistic collective petition by 8 political parties, and therefore the India Alliance also has a great interim victory as far as the interim order is concerned. That comprised the Congress Party, the CPM, the CPI, the CPI-ML, the SAPA SP, the DMK, and the Sena, Shiva Sena, Uddhav Thackeray. I also had the privilege of representing Ms. Mahua Mitra from the TMC in a separate petition, and also PUCL in a third petition. What were the broad contours of that which we raised before the court? One, it is for the first time that you have created an artificial, non-existent, doubtful, hanging in the air category, like a Trishanku, neither here nor there, in suspended animation. That category is this: anybody and everybody who is registered after 2003, which is estimated to be above 4.9 crores, maybe 5 crores, maybe 4.5 crores, doesn't matter. All of those people are deemed to be in a suspended category, where until they prove, and the proof is focused on citizenship, despite being a voter on a registered voter list for the last 10, 15, 20 years, they may be barred from voting. The obvious implication is an unprecedented implication. One, the burden of proof is reversed. The EC is not coming forward and saying so-and-so person, this journalist is born in Bangladesh, he is a non-citizen, I have material. Give him a notice, adjudication happens. He has to prove that he is not so-and-so. Secondly, this is done by recourse to an artificial further subcategorization in this category of all those who were registered after 2003. Remember, we are talking of already registered voters. Already registered voters after 2003, category A, born or concerned between this year and this year, they give a year, I'm not going to detail, 87 to some years, have to produce their birth certificate. If you are on 2003 list, you are left out. If you are not 2000 list, then you must produce so and so birth certificate of your own.
If you are in another time period, you must have your own birth certificate and that of your father or your mother. If you are in the third time period, you must have the birth certificate of yourself plus your father plus your mother. You can imagine how many of you, if asked within 1 week or 2 weeks or 4 weeks in Delhi to produce a birth certificate, produce it. I doubt many of you can. Certainly I could not, if given not sufficient notice. Here I have to get my father or mother and then my father and mother in some cases. The other aspect we raised was that the focus of this exercise was itself unconstitutional. This exercise was focused on determining nationality, citizenship. That is totally beyond the jurisdictional remit of the Election Commission. The Election Commission cannot decide citizenship. Citizenship can be decided either by foreigners' tribunals or by Government of India under a different act, Citizenship Act. In the course of dealing with already registered voters, you cannot disenfranchise them by saying that you're not a citizen. This exercise has to be done somewhere else, and then you can come and say, I have proved that this man is not a citizen, therefore remove him from the list. You can't tell that an already registered voter is subjected to a scrutiny by the Election Commission and removed on the ground of citizenship. Number 3, there is a more than 20-year-old judgment on this by the Supreme Court called Lal Babu Hussain, which has held exactly this, that citizenship is not within the domain of the Chunav Ayog, the Election Commission. It is also said that there is a fundamental difference between those who apply for registration as a voter, those who want to come into the list of registration of voter for the first time, versus those who are already sitting on the register. And therefore, this is a without jurisdiction, without law exercise at the base, in a conceptual fundamental sense. We then also pointed out the fourth aspect, that this involved roughly 4.9 crore voters who in the original design had to be decided this way or that way in 1 month, expiring on 25th of July. Now they are saying that all of them can apply, but we will decide them within 2 months later. So the same principle cannot be possibly by any logistical exercise, by any amount of an army doing it, do it in 2 months or 3 months. How you will get citizenship proof in this time is impossible to conceive. Next is a very, very important point on which the court gave us a very, very preliminary interim order. The document itself lists, the Election Commission document order lists several documents, but makes it clear that none of them will decide the matter unless you produce your citizenship proof. It is written there, optional. The amazing part is that for the last 15 odd years or 12 odd years, we are living, breathing, acting, sleeping, waking with Aadhaar. If you go and sneeze, you must produce an Aadhaar. You go to the railway station, to a cinema hall, to a university, everywhere it is Aadhaar. Understanding this, some years ago, the Act of Parliament was amended and Section 23(4) was added in the Representation of People's Act, the Bible and the Gita and the Quran of the Election Commission, to say that Aadhaar is a valid card. And now this Dastavez undoes or violates a statute. It says it's optional. It says it may be there, may not be there. I will look at the other citizenship thing. So also astonishingly for the EC's own card. Election Commission, all of us have it, a EC voter card. This is known as the EPIC. That is to be ignored or not weighty enough to be taken into consideration. Ration card. So we said that these three, and the interim order records that these three shall be considered, quote unquote considered. I'll tell you the impact of that in a moment. We then, and therefore I said that you amended the law to embrace Aadhaar and then kicked it out from the main bazaar. This is like applying Kafka in Patna, in Bihar. In 12 years, billions are linked, and yet Aadhaar is not good enough for a voter sync. Voter sync के लिए Aadhaar good enough नहीं है, billions को link कर दिया आपने. Then I also pointed out in the court
the sheer logistics, assuming there is some power, we are not assuming power, we are not conceding power, we are saying it's all unconstitutional, lack of power. But look at the logistics of it. A blind person knows that in July and August, the sowing season draws large amounts of migrant labor from Bihar to Punjab, Haryana and other northern states. All of us know that in the very near future we have this curse in that area, especially North Bihar, of floods. Ordinary people, and remember we are talking maximum, always hurt in such disenfranchisement policies are the poor, the marginalized, the minorities, those who are not backward but the backwardest of the backward. They, if they go back after a flood, cannot recognize where their house stood. That is the truth about Bihar's floods. They are going to run like mad people in July and August, searching for Aadhaar cards, for this citizenship birth certificate, for father's certificate, for mother's certificate. And if out of 4.9 post 2003 persons, if you disenfranchise 2 crores on this basis, 1 crore on this basis, you are fundamentally affecting a unalterable, unamendable, sacred constitutional principle, basic structure. A level playing field is the heart of India's elections. An election is the heart of democracy. Democracy is the heart of basic structure. If a constitutional amendment violates LPF, level playing field, or elections, or one person, one vote, or democracy, then a constitutional amendment will be held to be unconstitutional on the ground that it violates the basic structure. Another point, there are many points I'll not trouble you with, I'll end by saying another point we raised is very interesting, that you had 10 elections since 2003 in Bihar. 10. 5 Assembly, 5 Lok Sabha. In 2003, when you had the revision, there were 2 years left for Assembly, which happened in 2005. 1 year, 12 months left for Lok Sabha, which happened in 2004. Here you are having 1 month and now 2.5, 3 months. And if 10 elections could be held, why could you not have this particular revision after these elections? Why link desperately in a squeezed in period of 2 months this election and this revision? We also said that a very detailed revision, which is called summary revision, happened for 3 months last year. Last year in Bihar, 2024. That led to a notification by law of the electoral roll in January 2025, which is the valid electoral roll under the law of Parliament. There is no change to it. That valid electoral roll of 2025 in January for Bihar was commented upon by the EC in press notes of April, May and June. Not a mention that that was so defective, that was so horrible that we have to do a new one now, within 6 months. And yet in the end of June last week, suddenly they sprung this particular new scheme on an unsuspecting public. So friends, lastly, what is this order? Which is the only reason I am here in a press conference, to clarify and prevent all the misinformation, all the disinformation, all the mithya prachar going on. First and foremost, the court gives the shortest possible date, roughly 2 weeks away. Number 2, nothing can be done by EC or anybody else till those 2 weeks because the exercise is ongoing. That is why the court gives that date. Number 3, it specifically directs consideration, the word is to consider 3 documents which I have listed before you: Aadhaar, EPIC and ration. Fourthly, the EC therefore cannot per se reject these proofs. It cannot insist on a unilateral, unifocal proof only of the kind which the document of the press note says. Fifth, in the light of this, I was the lead counsel, that we need not press our interim stay, which is much more wider. We are saying stay the whole thing. We are saying don't have it's unconstitutional. But nothing is happening till 28th except a formal enrollment. Therefore, the matter will be argued then. So we do not need to press in this time, which is why I was not pressed.
and all this therefore is going to be decided either on 28th or on short dates after that. Leaving all those points open without limiting us in any manner, there is a clear directive to the EC on these three pieces and places of information. The coverage of Aadhaar is much wider. Even passports are 2% of Bihar. Aadhaar is much more. Between Aadhaar, EPIC and Ration, it is probably 90% coverage. Therefore, there is a huge public interest advance by this interim order. Let us not misrepresent it, let us not distort it, let us not create a controversy where there is no scope for controversy. Of course, we can win, we can lose. That is to be done on 28th, but there is an interim order which has this scope and relevance. Thank you so much. हाँ जी सर, आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि इस आदेश का अभिप्राय क्या है, इसे समझना होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशंस दिए कि आधार को, राशन कार्ड को, वोटर आई कार्ड को वैलिड किया जाए, तो क्या चुनाव आयोग इसे अभी एप्लीकेबल नहीं किया है? क्या पुराने ढर्रे पे चल रहा है काम? देखिए, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि 10 तारीख का मामला, आज 12 तारीख है। उच्चतम न्यायालय के कोई भी आदेश होते हैं वो ऑप्शनल नहीं होते। आप निर्णित नहीं कर सकते कि आप उच्चतम न्यायालय के स्पिरिट को और उसके लेटर को, दोनों को कार्यान्वित करें कि न करें। न मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। आप बाध्य हैं, मैं भी बाध्य हूँ, चुनाव आयोग भी बाध्य है। तो मेरा पहला उत्तर होगा कि ये आप जाके चुनाव आयोग से पूछिए। दूसरा उत्तर है कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, करना ही है। तीसरा उत्तर है कि अभी 2 दिन हुए, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन सर, आपने कहा कि SIR को निरस्त करने की मांग अभी नहीं हुई है आप लोगों की तरफ से, लेकिन 28 तारीख को अभी निरस्त करने की स्टेज नहीं आई है ना। अभी तो सुनवाई की पहली प्राथमिक तारीख थी, उसके बाद जवाब का हक होता है उनका, हमारा जवाब का हक होता है। दोनों डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उस पर जिरह होती है, बहस होती है। केस ख़त्म थोड़ी हुआ है अभी। न कोई हमारी एक भी दलील निरस्त करने वाली कोई भी अभी रिजेक्ट हुई हो, कोई भी नहीं। तो सुनेंगे 28 को, 28 के बाद भी सुनेंगे। आज जो आप फॉर्म भरवा रहे हैं उसमें आप आधार और ये EPIC और रेशन कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। सर, इन्हीं के सवाल को बढ़ाते हुए कि SIR को निरस्त करने की मांग आप आने वाले दिनों में कर सकते हैं? बिहार में पूरी तरह से इसको निरस्त किया जाए? अभी कर नहीं सकते हैं, कर रहे हैं। हमने कोर्ट को कहा है कर रहे हैं, हमारा केस वो है कर रहे हैं, हमारा लिखित केस वो है कर रहे हैं, मेरी ओरल बहस वो है कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया अभी, हमारा कहना है कि अधिकार क्षेत्र नहीं है आपका, यह संवैधानिक है। नागरिकता को आप झांक नहीं सकते, निर्णय आप नहीं कर सकते। चुनाव आयोग वो एक अलग ट्राइब्यूनल का काम है और ये दस्तावेज पे सिर्फ निर्धारित होना गलत है। सर, दूसरा सवाल वही था कि 3 जो दस्तावेज ऐड करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके बाद से चुनाव आयोग की अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई है, 2 दिन बीत गए हैं। और क्योंकि जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है वो 1 अगस्त को होगा और 1 सितंबर तक लोग अपना डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो विचार करें। 21 से पहले 21 तक उनको जवाब देना है। तो मेरा आपसे जानना है बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता, और आप इस मामले को देख भी रहे हैं कि 2 दिन हो गए हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स होते तो बहुत लोगों को सहूलियत होती। अगर देखिए, ये इसके प्रश्न व्यर्थ है, क्योंकि ये मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो चुनाव आयोग के विषय में पूछ रहे हैं, मैंने इसका जवाब दे दिया पहले ही। ये इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय का उल्लंघन करी तो करिए, आपके ऊपर है, खत्म हुई बात। तो आदेश है। आइए, एनीबडी एल्स? दिस साइड ऑन योर लेफ्ट। एक मिनट सर, आपने यू सेड दैट यू नॉट मेड द डिमांड फॉर, मतलब इसको निरस्त करने की SIR को अभी तक आपने डिमांड नहीं, बट दैट्स द पिटिशन, नहीं, मिस्टेकन नोशन। पूरी याचिका उसको निरस्त करने के लिए, लेकिन याचिका के 3, 4, 5 स्टेजेस होते हैं। पहली तारीख को ऐसी याचिका निरस्त तो नहीं हो सकती ना, न याचिका निरस्त हो सकती है, न जो जिसके चुनौती दी है याचिका में उसको निरस्त कर सकते हैं पहली तारीख को। आपने स्वाभाविक न्याय का नाम सुना है, नेचुरल जस्टिस का? अगर इतनी जल्दी प्रेस बटन थोड़ी होता कि आप कोर्ट गए, प्रेस बटन किया, निरस्त हो गई। हम ये बता रहे हैं आपको कि जो प्रक्रिया अभी हर मुद्दे को खुला रखती है, मेरे 10 बिंदु हैं, आप उड़ के पढ़िए पिटीशन को, 10 बिंदु हैं। उनमें से बिना एक बिंदु को भी मेरे विरुद्ध निर्णित किए हुए, बिना एक बिंदु को निरस्त किए हुए, एक एडिशनल 3 दस्तावेज के विषय में अंतरिक आदेश आया है। और 25 की तारीख से पहले तो मैं समझता हूँ, कल तो कोर्ट खुल रहा है, परसों तो उसके पहले क्या तारीख मिल सकती है? और याद रहे कि ये पार्शियल वर्किंग डे वाली बेंच थी, ये नॉर्मल बेंच भी नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, आप यू आर सेइंग दैट
the Election Commission, this is an unconstitutional move because the Election Commission is not authorized to determine the citizenship of all Indians. Whereas the Election Commission is saying that they are acting as per the Constitution, whereas only Indian citizens can vote in the elections. And this exercise is all about that. This point, I am not going to go in the merits because this is a point yet to be decided by the court. I was only talking, but I will explain to you what our case is. No doubt only citizens can vote. Does it mean that when you are going to vote, because the Constitution says only citizens can vote, your neighbor stops you from voting saying, I know you are not a citizen? Why can't he? He is also doing a constitutional duty, no? I am your padosi, I can just say कि you stop because I am doing my duty. Number 2, a policeman can stop you. Number 3, a Chunav Ayog may stop you. Rightly or wrongly, there is a Citizenship Act. It sets up foreigners' tribunals. It sets up MEA proceedings. It has a procedure. Election Commission is nowhere mentioned as having any locus to decide citizenship. Number 3, judgment of Lal Babu Hussain, clearly says that somebody already in the voter list can't be decided by the Election Commission to be not a citizen removed. You see, there is a difference. If I come, that's what the judgment says. I'm not saying. Supreme Court says 20, 30 years ago. If you are coming with an application, register me, Chunav Ayog can say, give me proof of your citizenship. If I am for 20 years on your list already on your electoral roll, not mine, for removal, a separate proceeding has to take place. If you want to know that proceeding, I'll tell you. It's nothing to do with the Election Commission. That proceeding is that a person or suo motu, somebody takes notice that this man cannot be Indian citizen. Then that has to be seen internally by that Ayog, etc., the tribunal or the government of India, that there is some prima facie. ये नहीं कि कोई भी बोल दे जाए किसी घर में घुस के बोल दो citizen नहीं हो. If it is so that a notice is sent to that person then has a proceeding before that authority, then he can go to court. And then an order is passed disqualifying you from citizenship. Is not an easy thing. Here, the main exercise is revision of roles by a side wind. बहती गंगा में हाथ धो लो जाके आप. गंगा तो वहां बह रही है, इसमें हाथ क्या धो रहे हो आप? सिटीजनशिप के हाथ धो रहे हो, नागरिकता के. सर, पहले बीजेपी ये कहती थी कि कांग्रेस विरोध करती है कि वो वोटर लिस्ट से आधार कार्ड को ना जोड़े, और अब मांग कर रही है. इसका कोई मायने नहीं है. वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को जोड़ने का इसे मुद्दा ही नहीं है. ये तो हम तो कह रहे हैं कि इन तीनों में से तीनों को प्राथमिकता दीजिए. पुराना डिबेट जो हमने आधार लाए थे तो सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? विपक्ष में कौन था उस वक्त? बीजेपी थी. उसका मतलब क्या है? बाद में बीजेपी ने 11 साल से लागू किया, 12 साल से हर चीज़ में किया है. प्रधानमंत्री हर दिन भाषण देते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी आधार से ही तो होती है ना. और उसको प्रिवेसी कंसर्न एक अलग है. आज तो आधार एक आधारित कार्ड है, आधार देश का आधार है, उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? ये बात है, मुद्दा है. सर, एक क्वेश्चन हो रहा है. आपने कहा था कि अब इतना समय नहीं है कि इसको जोड़ा जाए, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हम कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं और हम समय के रहते पूरा कर लेंगे. ये मेरे प्रश्न का जवाब है जो मैं पूछ रहा हूँ. चुनाव आयोग उसका जवाब आप मान लीजिए. इसको असंवैधानिक है या नहीं है मैं कैसे जानूँ? मैं तो जज नहीं हूँ और इसी शायद जज समझता है अपने आप को. लेकिन आप ये बताइए, इसके लिए आपको रॉकेट साइंस चाहिए कि 4.95 मान लीजिए करोड़ लोग अगर 2003 के बाद हैं, उनका परीक्षण, निरीक्षण, एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा कैजुअल तरीके से करने में भी, लेकिन प्रॉपरली करने में आपको लगता है समय पूरा है? कोई आदमी कोई रॉकेट की तरह चल रहा है या खाना पूर्ति कर रहा है? और ये 10 साल से चल रहा है. तो इसको आप जो आपने अभी घोषणा की 2026 के किसी चुनाव से करिए शुरुआत. 2026 में आपके प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आपके हो रहा है, तीनों में करिए भाई. अगर 5 असेंबली और 5 लोकसभा चुनाव गलत तो हो नहीं सकते, और गलत है तो 11वें को भी होने दीजिए गलत. सर, मेरा एक सवाल है, जनता का भी मानना है. महाराष्ट्र में कब्जा किया, देश पे कब्जा किया, और आपको ये शक पैदा नहीं होता कि चुनाव आयोग इतने थोड़े दिन पहले ये सब कर रहा है
और चुनाव आयोग अब जनता का नहीं, एक पार्टी का बन के रह गया कि है। आप एक पूरी तरह से ये राजनीतिक बड़ा शक पैदा कर रहा है। एक आप राजनीतिक प्रश्न पूछ रही हैं, तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी रूप से आपका जवाब दे रहा हूं मैं, लेकिन किसी रूप से अपने निर्णय के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर संबंधित नहीं करिए इसको, वो एक अलग है, वो कानून का विषय है, उस उच्चतम न्यायालय का विषय है, तो मैं उसके संदर्भ में आपका उत्तर नहीं दे रहा हूँ, ये एक अलग उत्तर है एकदम। नंबर 2, जो आप कह रही हैं ये बहुत सारे तबकों में फैल गई ये बात। पूरे अखिल भारतीय स्तर पे कुछ सर्वेज हुए हैं जिसमें बताया गया है कि विश्वसनीयता का इंडेक्स बहुत कम हुआ है। अब इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ? अगर आप एक बार नहीं, लेकिन अब मेरे पास सूची है अलग अलग चीज़ों की कई अरसों से। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब होता है 2024 में, 2019 में, जो मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो हम करीब 30-40 मुख्य जो बड़े जो होती हैं कंप्लेंट, वो मैं ही करता हूँ उनको कोऑर्डिनेट, या मेरे ही संज्ञान से निकलती हैं, वो चुनाव आयोग में जाते हैं। उस 30 में से लगभग अगर 30 मान लीजिए तो लगभग 20 या 22 तक निर्णय कहीं ना कहीं हो जाता है। आपको चेतावनी देते हैं, आपको प्रतिबंध लगा देते हैं, आपको रोकथाम कर देते हैं। लेकिन वो 5-6 केसेस जो होते हैं जहाँ पर नंबर 1 और नंबर 1.5 होते हैं, वहाँ पर साफ सूझ जाता है, वहाँ कोई निर्णय नहीं आता है। ये आपने देखा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ। तो इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी या कम होगी? तो चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता थी इतने दशकों से संवैधानिक संस्था के रूप से, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र में चुनाव सफलता से करवाने के रूप में, वो निश्चित रूप से कम हुई है। और ये प्रश्न चिन्ह उनको अपने अंदर लगाना चाहिए, हमको नहीं पूछना चाहिए। हम जो चीज़ कह रहे हैं, अगर हम गलत भी हैं, मान लीजिए हम गलत हैं, आप विश्वसनीयता के आधार पर 1.5 दे रहे हैं तो 2 दीजिए ना आप इंफॉर्मेशन, पारदर्शिता के आधार पर। उससे नुकसान क्या होगा आपको? हेलो सर, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी ड्यूटी को इन्फ्रिंज कर रहा है और वो सिटीज़न एक्ट को भी इन्फ्रिंज कर रहा है, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्स्ट्रा लीगल जो टेरिटरी है उस टेरिटरी पे जा रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उस पर कोई एक्शन लीगली हो सकता है और उसको अपने पद से हटाया जा सकता है? ये मेरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, आप जो हाइपोथेटिकल कानूनी प्रश्न पूछ रहे हो उसका उत्तर है हाँ, लिखा हुआ है, आपको उठा के संविधान पढ़ना है। पहली बात तो चुनाव आयोग या चुनाव आयोग की तरह कोई भी और जो संवैधानिक संस्था है, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल वगैरह, कोई भी हमारे न्यायिक रिव्यू, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसके परे नहीं है, उसकी परिधि के बाहर नहीं है। उसके हर निर्णय को हम करते हैं ना, हर चुनाव में मैं करता ही, चुनौती देता ही हूँ, ये भी तो चुनौती दे ही रहे हैं, सुन रही है। तो पहली बात तो साफ हो जाए कि उनके निर्णयों में कोई इम्यूनिटी है, न्यायिक रिव्यू से गलतफहमी है। नंबर 2, आप व्यक्ति विशेष को हटाने की बात कर रहे हैं, उसका भी एक प्रसारित है। मैंने उसकी बात नहीं की, ना मैं कह रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ यहाँ, लेकिन उसका निर्धारित स्थापित एक प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लिखी भी है संविधान में, वो कैसे होती है, कब होती है, किस प्रकार से होती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो सब राजनीतिक पार्टियां ही निर्णित करती हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब आप सबसे बड़े व्यक्ति को देश में, राष्ट्रपति, डाउनवर्ड्स इम्पीच कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इम्पीचमेंट क्यों नहीं है? बिल्कुल है। सर, अब सवाल एक दूसरा है, लेकिन कोर्ट और कांग्रेस का मामला है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कहा है कि सब खत्म, इसके बाद उसकी बात नहीं करेंगे, अब दूसरे विषय पे हैं। हाँ बोलिए, अब आपका विषय। हाँ बताइए। यंग इंडियन संस्था जो मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त थी, 1 भी रुपया लगाए बिना 2000 रुपये करोड़ 2000 संपत्ति को। तो ये तो आप जो आखिरी दलील है, आखिरी ईडी की, उसको दोहरा रहे हैं। तो मैं भी मेरी दलील तो पहली दलील थी, फर्स्ट डे से, मैंने उसको भी दोहरा दीजिए, वही उत्तर है। ये आरोप प्रत्यारोप में बोलने से क्या फ़ायदा? मेरी दलील पहले दिन इस मामले में जिसकी आप बात करें, पहले मैंने ओपन किया था इसको, ईडी के बहस के बाद पहला वक्तव्य मैंने दिया था, उसको आप देख लीजिए, उसमें सब उत्तर दिए हैं आपको। अब उसको मैं पूरा वापस बताऊंगा यहाँ पर। तो 1 पैसा भी
एक पैसा, एक रुपया भी स्थानांतरण नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पूरा 5 दिन की बात है, 5, 7, 10 दिन पहले की बात है। उनके आरोप को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू। अभिषेक जी, एक मिनट। अभी आपने बाइबल, गीता और कुरान तीनों पवित्र किताबों का हवाला दिया है, तो उसको देखते हुए मिसरा मुझे याद आ रहा है कि दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या। क्योंकि बिहार इलेक्शन जीतना है और इधर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के मिशन को बरकरार रखा है, इसके लिए आपने क्या सोचा है? मैं आपका प्रश्न नहीं मालूम पड़ता है। प्रश्न क्या अभी तक इलेक्शन कमीशन ने सभी लोग ये पूछ रहे प्रश्न क्या है? इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मिशन को बरकरार रखा है। 2 करोड़ वोटर्स के संकट कैसे दूर होगी? देखिए, पहली बात तो उच्चतम न्यायालय किसी भी संस्था के मिशन को बरकरार रखने का काम नहीं करता है। न उनका ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, न संविधान उनको ये देता है, न उन्होंने किया है, न करना चाहिए, न मैं समझता हूँ किसी रूप से किया है। नंबर 2, अगर मेरी पिछली 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये नहीं मालूम कर पाए कि किस प्रकार से आंतरिक आदेश लगाया है चुनाव आयोग के विरुद्ध, तो ये मेरा दुर्भाग्य है।